हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का समर्पण के यूट्यूब चैनल पर। मैं पुष्पम कुमार कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना सीखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना सीखा था और मैंने कहा था कि अब अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। सॉरी, तो डालिएगा हेडिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखने से पहले हम थोड़ा बेसिक 2-3 चीज देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों कि हम रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे प्लॉट करते हैं। जब प्योरली रियल नंबर जो होते हैं, प्योरली रियल नंबर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये बहुत पहले से जानते होंगे कि हम प्योरली रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली एक प्योरली रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। प्योरली रियल नंबर लाइन, प्योरली रियल नंबर लाइन। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि इस तरह से करते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। स्टूडेंट्स देखिए, प्योरली रियल नंबर को हम प्योरली रियल नंबर लाइन पे पॉइंट के फॉर्म में जो में प्लॉट करते हैं। प्योरली रियल नंबर का प्योरली रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली इसी तरह ना रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा बहुत पहले से। अच्छा, इससे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम प्योरली इमेजिनरी नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे प्योरली रियल नंबर को प्योरली रियल नंबर लाइन पे पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट करते हैं, यही इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह प्योरली इमेजिनरी नंबर को हम ज्योमेट्रिकली प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन पे पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट करते हैं, जैसे 0 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरह प्योरली रियल नंबर को हम ज्योमेट्रिकली प्योरली रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट के फॉर्म में, उसी तरह हम प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को भी हम एक प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन पे पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का अब हमको देखना क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, प्योरली रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक नंबर लाइन पे पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट करके। प्योरली इमेजिनरी नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन पे पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट करके। अब स्टूडेंट्स, हमको जानना क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग एक चीज जानते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो a प्लस आयोटा बी टाइप का होता है, a प्लस आयोटा बी टाइप का होता है। देखिए, तो यहां देखिए ये क्या है, ये तो प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें तो दोनों ही चीजें हैं, प्योरली रियल नंबर भी है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। तो स्टूडेंट्स,
इस नंबर को हम यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक लाइन पर तो डिनोट नहीं कर पाएंगे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन दोनों को देख के कि अगर सिर्फ प्योरली रियल नंबर होता तो इस लाइन पर प्लॉट करते, प्योरली इमेजिनरी होता तो इस पे, लेकिन दोनों है तो अब इस लाइन किसी भी एक लाइन पे तो प्लॉट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन डिफाइन करते हैं, एक प्लेन डिफाइन करते हैं। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल पार्ट भी होता है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों है। तो इसको एक लाइन पे हम नहीं डिनोट कर पाएंगे, किसी भी एक लाइन पे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम एक प्लेन डिफाइन करते हैं टू रिप्रेजेंट a complex number geometrically we define a plane known as complex plane or argand plane or Gaussian plane देखिए बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन डिफाइन करते हैं, जिस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया डिफिनीशन कि हम एक प्लेन को डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अब जिस प्लेन को हम डिफाइन करते हैं वो प्लेन होता कैसा है? तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। तो स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा प्लेन डिफाइन करते हैं जिस प्लेन में प्योरली रियल नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लिया जाता है। प्योरली रियल नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लिया जाता है, प्योरली इमेजिनरी लाइन को वर्टिकल एक्सिस पर ले लिया जाता है, स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेन डिफाइन करते हैं जिस प्लेन में ये जो प्योरली रियल नंबर लाइन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लेते हैं, और ये जो प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन होता है इसको वर्टिकल एक्सिस पर ले लेते हैं। इसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन को हम यहाँ रियल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, और इस प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन को हम इमेजिनरी एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, अब बच्चों देखिए, एक प्लेन तो हमने डिफाइन कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन डिफाइन किया जाता है। उस प्लेन को हमने डिफाइन भी कर लिया कि वो प्लेन कैसा होता है। लेकिन अब इस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने देखा कि रियल नंबर को एक पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट करते थे, इमेजिनरी नंबर को भी एक पॉइंट के फॉर्म में प्लॉट कर रहे थे, प्योरली इमेजिनरी नंबर को। अब इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इस प्लेन में एक पॉइंट के फॉर्म में ही हम
प्लॉट करेंगे, एक पॉइंट के फॉर्म में ही डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे प्लॉट करते हैं। तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब इस 2 + 3 आयोटा को स्टूडेंट्स अब इस 2 + 3 आयोटा को हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा प्लॉट करने का तरीका ध्यान से कि बच्चों कि इसका प्योरली रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट कितना है 2, यानी कि हमें रियल एक्सिस पर यानी कि प्योरली रियल नंबर लाइन पे कितना यूनिट चलना होगा, देख के बताइए बच्चों। 2 यूनिट कितना चलना होगा, 2 यूनिट। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब प्योरली अब इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 है, तो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हमें कितना यूनिट चलना होगा, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हमें कितना यूनिट चलना होगा 3 यूनिट। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आया इतना चलने पे ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। इधर 2 यूनिट और इधर 3 यूनिट चलने पर जो पॉइंट मिला ना वही पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि समझिएगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो कैसे करेंगे। पहला नंबर तो जिस तरह से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक पॉइंट के फॉर्म में डिनोट करते आ रहे हैं, उसी तरह ये भी एक पॉइंट ही होगा। और वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वो पॉइंट होगा रियल एक्सिस पे 2 यूनिट और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 यूनिट चलने पर जो पॉइंट मिलेगा वो वाला। स्टूडेंट्स अब कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट की तरह काम कर रहा है, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 3। तो बच्चों देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 यूनिट रियल एक्सिस पे चलेंगे, फिर 3 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल चल के जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को जो प्लॉट करेंगे वही होगा आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब जैसे दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा। अब इसको हम इस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 यूनिट इधर चलेंगे, 4 यूनिट इधर चलेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया -3 - 4 आयोटा, तो इसको कैसे, तो -3 इधर -4 फिर नीचे की ओर, 3 यूनिट निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर और 4 यूनिट निगेटिव वाई एक्सिस की ओर चलेंगे। तब जो पॉइंट मिलेगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ में आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, इतना समझिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान उसका जो रियल पार्ट है उतना यूनिट हम रियल एक्सिस पे चलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे, निगेटिव है तो निगेटिव पे। फिर जितना उसका इमेजिनरी पार्ट है उतना इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हम चलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, निगेटिव है तो नीचे की ओर। और जो पॉइंट आएगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन। तो अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं ना। चलिए तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। वो टर्म कौन सा होगा, तो देखिएगा वो टर्म होगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर
मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कि बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो समझिएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया आपका रियल एक्सिस और ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। बच्चों अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आप लोग प्लॉट करना सीख ही गए हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम मॉडुलस को डिफाइन करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ऑरिजिन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही o से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इसमें a और b दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, a और b दोनों ग्रेटर देन 0 है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए, इस प्लेन में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, तो a यूनिट इस एक्सिस पे चलेंगे पहले, फिर बच्चों देखिए b यूनिट इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। तब जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा b। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो स्टूडेंट्स उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में a कॉमा b। अच्छा स्टूडेंट्स, यही मैं एक और चीज सिखा देता हूं कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b देखकर ये कह दिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। तो मैं ये भी तो देख, अब मैं इसका कन्वर्स भी तो बोल सकता हूं। मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b दिए हुए उसको देख के ये बोल नहीं सकता हूं कि इसका अलजेब्रिक फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक फॉर्म a प्लस आयोटा b होगा। मैं ये देख के ये बोल सकता हूं, तो ये देख के ये भी तो बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है ना कन्वर्स। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये तो एक छोटी सी बात थी। अब मेन मुद्दा है हमारा कि मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखिए, ये जो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ज्योमेट्रिकली इस प्लेन में रिप्रेजेंट किया तो ये उसका कोऑर्डिनेट क्या है a कॉमा b। मान लेते हूं इस पॉइंट को मैंने p से, इस पॉइंट को मैंने p नाम दे दिया कि ये पॉइंट p है। अब देखिए स्टूडेंट्स, o से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस होगा, o से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो मॉड z जो होगा आपका, ये OP डिस्टेंस जो होगा o से लेकर p तक का जो डिस्टेंस होगा, यही हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। OP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। OP इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, अच्छा अब बताइए मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है a, ये b, तो इस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर राइट एंगल ट्रायंगल से रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आ गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है कि मॉडुलस क्या होगा। OP इज इक्वल्स टू, OP डिस्टेंस जो है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
हाँ तो बच्चों इस ओरिजिन का पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट पी जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली, इस पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसी को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि OP इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं कि मॉडुलस इज defined as modulus is defined as the distance of point P which represents, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, which represents the complex number Z is equals to a plus iota b, so point P from the origin क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल एक्सिस एंड imaginary axis। Modulus is defined as the distance of point P from the origin। देखिए मॉडुलस क्या होता है, इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस मॉडुलस Z का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, where Z is equals to a plus iota b। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z a प्लस आयोटा b है तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि मॉडुलस अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हूं, लेकिन पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। जैसे देखिए Z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 2 यूनिट इधर और 3 यूनिट नीचे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट का इस पॉइंट से इस 2 माइनस 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 माइनस 3, तो इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसके बाद रूट अंडर, होल पे रूट अंडर। समझ में आ रहा है? चलिए स्टूडेंट, तो इसको नोट कीजिए, फिर अगला टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब समय आ गया एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने का। वो टर्म होगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नया टर्म हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं एम्पलीट्यूड of a complex number,
तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। मान लीजिए कि उस वो कहीं जब मैंने उसको मैंने जैसे ही समझ अंडरस्टूड रहिएगा आप लोग कि जैसे ही मैं अब एक्सिस बनाऊंगा ये समझिएगा कि रियल एक्सिस है, और लिख भी लीजिएगा, और इसको इमेजिनरी एक्सिस समझ लीजिएगा, इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए बच्चों, अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसको जब हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a कॉमा b, a कॉमा b। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस a कॉमा b जिस पॉइंट का नाम मैंने p दे दिया, और इन दोनों का रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है उसको हम o से डिनोट करते हैं। अब बच्चों जब मैंने ओपी लाइन को ज्वाइन किया, ओपी लाइन को ज्वाइन किया, तो इस ओपी लाइन में इस एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाया, कोई ना कोई एंगल बनाया, रियल एक्सिस से कुछ एंगल बनाया होगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस एंगल को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा अभी सही नहीं है, मैं इसको जनरलाइज अभी थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए अभी इसको समझिए। क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये थीटा एंगल जो हुआ ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आर्ग्यूमेंट का डिफिनीशन लिख रहा हूं, द एंगल सॉरी द लाइन सेगमेंट sorry it is defined as the angle made by line segment OP made with positive x axis made with positive x axis। देखिए स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट का मैंने डिफिनीशन क्या लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो OP लाइन सेगमेंट है ये यहां रियल एक्सिस कर दीजिए, एक्स एक्सिस को ही, ये जो लाइन सेगमेंट OP है ये रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बच्चों देखिए, ये तो इस लाइन सेगमेंट OP का रियल एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, ये भी तो एक एंगल हो सकता है। देखिए यहां से शुरू कीजिए और यहां तक आइए, देखिए तो ये भी तो रियल एक्सिस का इस OP लाइन सेगमेंट का रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल है। ये यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां गया और फिर यहां आया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एंगल है कितना होगा, अगर ये थीटा है तो 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा भी तो स्टूडेंट्स ये वही एंगल है ना, इसको भी तो हम बोल सकते हैं कि द एंगल मेड बाय OP विथ द रियल एक्सिस, द एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट OP विथ द रियल एक्सिस, कि ये OP लाइन सेगमेंट का रियल एक्सिस के द्वारा पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल है। इसको एक बार और घुमा दीजिए, तभी तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी तो इस OP लाइन सेगमेंट के द्वारा इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल है, यानी कि 4 पाई प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि थीटा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन 2n पाई प्लस थीटा, ये सारा आर्ग्यूमेंट होगा जहां n कोई इंटीजर, n कोई होल नंबर हो जाए। बच्चों यहां से आपको दिख रहा होगा कि आर्ग्यूमेंट 2 थीटा भी हो सकता है, 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है,
एंड सो ऑन 2n पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट का बहुत सारा वैल्यू आएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कोई यूनिक वैल्यू नहीं देगा। सही बात है, आर्ग्यूमेंट कोई यूनिक वैल्यू नहीं देगा। आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हम थीटा भी लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 4 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और सो ऑन इसमें 2 पाई ऐड करते जाइए, सारा कुछ सही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस सारे को लिख सकते हैं, थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, जितने एंगल जितनी बार आप घुमा के लिखना चाहते हो लिख सकते हो। समझ में आ रहा? अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये एंगल भी आर्गुमेंट है? क्या ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं इसको फाइव, क्या ये फाइव ही आर्ग्यूमेंट होगा? नहीं, ये फाइव आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं होगा? क्योंकि मैंने बोला है कि जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल होगा वही आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, लेकिन ये निगेटिव एक्सिस से बनाया गया है। ये किससे बनाया गया है? निगेटिव एक्सिस से, निगेटिव रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल है, तो इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं उसको क्लियर करता हूं। भले ही आप सामने में नहीं है, पर मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकते हैं। तो देखिए, एक और डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, यहां तो आपने ये नहीं लिखा कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट मेड विद, सिर्फ आपने लिखा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ। ये तो नहीं लिखा कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज में बना है या एंटी क्लॉकवाइज में बना है। आपने सिर्फ ये लिख दिया कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये ओपी लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाएगा वो आपका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। तो मैंने इस आधार पर देखा थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, ये सारे आर्ग्यूमेंट होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब आपने ये नहीं लिखा है तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो है, अगर ये जो लाइन सेगमेंट ओपी है, ये जो लाइन सेगमेंट ओपी है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना ले एंगल, तब हम क्या बोलेंगे? अगर ये क्लॉकवाइज में बना ले तब हम क्या बोलेंगे? यहां ये हो गया आपका पॉजिटिव। देखिए, ज्यादा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको थोड़ा सा फिर से रफ करके लिख रहा हूं। बच्चों देखिए, ये रियल एक्सिस z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, इसको p पॉइंट से डिनोट कीजिए, a कॉमा b पिछले वाले की तरह, इसको फिर o से ज्वाइन कीजिए, और ये बच्चों ये था आपका एंगल थीटा, ये था आपका एंगल थीटा। तो आपका ये तो क्लियर हो चुका है कि थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, ये सारे आर्ग्यूमेंट होंगे, ये सारे आर्ग्यूमेंट होंगे। यहां तक तो क्लियर हो चुका है आपका। अब बच्चों में ये देखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे बात कर रहे थे, तो ये जितने भी एंगल्स मैंने देखे, ये इस तरह से सारे हमने एंटी क्लॉक में मेजर किए हैं, सारे के सारे हमने एंटी क्लॉक में मेजर किए हैं, तब ना आया थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो ये सब तो आर्ग्यूमेंट होगा, ये क्लियर है। लेकिन जो एंगल, अब देखिए, अब देखिए कि ये जो है पॉजिटिव रियल एक्सिस ओपी लाइन सेगमेंट से इस डायरेक्शन में भी तो एंगल बना सकता है। पॉजिटिव रियल एक्सिस ओपी लाइन सेगमेंट इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में भी तो एंगल बना सकता है। एंटी क्लॉक में बनाया, क्लॉक में भी तो बना सकता है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ये क्लॉक में भी तो बना सकता है। क्या इस क्लॉक वाले डायरेक्शन में, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पर जो एंगल आया, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पर जो एंगल आया, क्या इसको आर्गुमेंट बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि मैंने यहां सिर्फ ये लिखा है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है ओपी लाइन सेगमेंट, उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ये नहीं बोला कि हाँ सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज वाले को ही बोलेंगे। यहां हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जो एंगल बनेगा उसको भी हम आर्गुमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल भी हम मेजर करके बोलते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट है, तो सही बात है, होगा, ये भी एक आर्गुमेंट का वैल्यू आएगा।
अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि आर्गुमेंट का वैल्यू यूनिक नहीं है, आर्गुमेंट का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा। अब देखिए ये एंगल भी आर्गुमेंट का आंसर होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा देखिए तो, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 2 पाई, ये पूरा का पूरा 2 पाई, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम -2 पाई लिखेंगे, -2 पाई, और ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, तो क्या हो जाएगा एंगल थीटा -2 पाई, ये वाला जो एंगल है ये फाई, ये कितना हो जाएगा थीटा -2 पाई, थीटा -2 पाई। ये भी स्टूडेंट्स आर्गुमेंट होगा, ये भी हमारा आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट का एक वैल्यू ये भी आएगा। एक बार फिर इसको घूम लीजिए, यहां से पकड़ के एक बार फिर टर्न करके आ जाइए, ये एंगल भी आर्गुमेंट होगा। एक और बार मूव करने के बाद कितना थीटा -2 पाई, -2 पाई और ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया थीटा -4 पाई, ये भी आर्गुमेंट होगा, ये भी आर्गुमेंट होगा। एंड सो ऑन, फिर घूमते जाइए जितनी बार, और फिर -2 पाई ऐड करते जाइए, जितना वैल्यू आएगा सारा का सारा इसका आर्गुमेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम आर्गुमेंट को जनरलाइज करके ये नहीं लिख सकते हैं कि इस ओपी लाइन सेगमेंट का, इसका इस पी पॉइंट का आर्गुमेंट, इस पी पॉइंट का, देखिए ओपी लाइन सेगमेंट के द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है वो पी पॉइंट का आर्गुमेंट कहलाता है, ओपी लाइन सेगमेंट का आर्गुमेंट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इस पी पॉइंट का आर्गुमेंट हम को क्या क्या आया, देखिए -2 -4 पाई प्लस थीटा, -2 पाई प्लस थीटा, थीटा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन आता गया। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट पी पॉइंट के आर्गुमेंट को हम जनरलाइज करके ये लिख सकते हैं कि 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि हम इस पी पॉइंट का, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा नीचे, थीटा -2 पाई, थीटा -4 पाई, ये सब आर्गुमेंट होगा। तो यहां मैंने जनरलाइज करके लिखा है स्टूडेंट कि पी पॉइंट का आर्गुमेंट -4 पाई प्लस थीटा, -2 पाई प्लस थीटा, यहां से थीटा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन होगा। स्टूडेंट्स तो हम अब इस पी पॉइंट के आर्गुमेंट को हम जनरलाइज करके नहीं लिख सकते हैं कि 2n पाई प्लस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि इस पी पॉइंट का आर्गुमेंट 2n पाई प्लस थीटा होगा, 2n पाई प्लस थीटा होगा, जहां थीटा ये वाला एंगल है, सबसे छोटा एक्यूट एंगल है थीटा। पी पॉइंट का आर्गुमेंट हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, जहां n कोई भी इंटीजर हो जाए, 1 2 3 सब रखते जाइए, सारा का सारा जो वैल्यू आता जाएगा सब इसका आर्गुमेंट का एक वैल्यू आएगा। मतलब कि आर्गुमेंट जो होता है, देखिए n का वैल्यू 1 रखिए तो 2 पाई प्लस थीटा आएगा, वो भी आर्गुमेंट का एक वैल्यू होगा, थीटा भी आर्गुमेंट का वैल्यू होगा, 4 पाई प्लस थीटा, -2 पाई प्लस थीटा, -4 पाई प्लस थीटा, ये सारा, इन सारे में से किसी भी वैल्यू को हम इसका आर्गुमेंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही सिर्फ होगा या 2 पाई प्लस थीटा ही होगा, आर्गुमेंट हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है आर्गुमेंट है not a unique value, argument have not a unique value, sorry, the value of argument is not unique, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू यूनिक नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, कोई कहता है कि थीटा वो भी सही, कोई कहता है 2 पाई प्लस थीटा वो भी सही, कोई कहता है 4 पाई प्लस थीटा वो भी सही। लेकिन यहां तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, सारे क्वाड्रेंट्स में होंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं हर एक क्वाड्रेंट्स में कि हम किस तरह से आंसर करेंगे। अब हम किस तरह से आंसर करेंगे, चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए मैं एक एक करके हर एक केस को डिस्कस करूंगा। ये हो गया आपका रियल एक्सिस, ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। अब बच्चों देखिए, मैंने पहला केस तो आपको बता दिया था कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो पॉइंट, तब आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा, जहां n अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू देगा, जहां n का अलग अलग इंटीजर, सॉरी, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के लिए क्या बताया था, आर्गुमेंट का वैल्यू 2n पाई प्लस थीटा, जहां n 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता था, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता था। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट हो तब कैसे आर्गुमेंट निकालेंगे। तो भाई बेसिक डिफिनीशन तो वही रहेगा। मान लेते हैं इस बार z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया जिसमें a जो है लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0। तो बच्चों देखिए a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। अब हम इसका, तो ये पॉइंट कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, तो कहीं यहां पे होगा a कॉमा b। अब देखिए इसका आर्ग्यूमेंट हमको निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट हमको बताना है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो देखिए बच्चों ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा b अपॉन ए, निगेटिव है तो मॉड ए लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा आपका मॉड ए, और ये b, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, मॉड b अपॉन मॉड ए, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन मॉड ए, होगा ना। अब देखिए यहां से कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट का एक वैल्यू तो ये वाला एंगल हो जाएगा फाई, फाई, तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए फाई का वैल्यू होगा पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स b अपॉन मॉड ऑफ ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं जनरलाइज करता हूं, ये फाई हो गया, अब इसको घुमाते जाइए क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि 2 पाई ऐड कीजिए, 2 पाई ऐड कीजिए, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कीजिए, सारा का सारा जो वैल्यू आएगा सारा तो आर्गुमेंट ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये घूमते जाएगा, जितनी बार घूमेगा अलग अलग वैल्यू देगा, और सबका सब आर्गुमेंट होगा, सबका सब आर्ग्यूमेंट होगा। तो देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही वाला आर्ग्यूमेंट होगा, इसमें 2 पाई 4 पाई ऐड करेंगे तो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू नहीं होगा। तो देखिए आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स b अपॉन मॉड ए, b अपॉन मॉड ए। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अच्छा पिछले वाले केस में पहला जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में था पॉइंट, उसमें आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या हो जाता, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू सबसे पहले यहां था पॉइंट कुछ a कॉमा b, तो ये वैल्यू थीटा हम कैसे निकालते, दोनों पॉजिटिव था a और b, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाता, टेन थीटा का वैल्यू हो जाता, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाता b अपॉन ए, तो थीटा कितना हो जाता टेन इनवर्स b अपॉन ए, और आर्ग्यूमेंट कितना होता, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू मैंने लिखा था 2n पाई प्लस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस टेन इनवर्स b बाई ए, टेन इनवर्स b बाई ए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहां तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कैसे आएगा, समझ में आ रहा है आपको, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स b अपॉन मॉड ए। यहां तक क्लियर है। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं।
तो चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में कब जाएगा? ए प्लस आयोटा भी है, कब थर्ड क्वाड्रेंट में? जब ए और बी दोनों का दोनों लेस देन जीरो हो जाए। तो मान लीजिए ये कहीं आ गया ए कॉमा बी, इसको अब मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों निगेटिव है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ बी। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल मैं मान लेता हूं कि थीटा है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना? मॉड बी अपॉन मॉड ए, मॉड बी अपॉन मॉड ए। और देखिए बी और ए दोनों निगेटिव है, तो इसको हम डायरेक्ट भी बी अपॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव बन जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक को मैं मान लेता हूं फाई, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा, आर्ग्यूमेंट का एक वैल्यू ये भी होगा ना, क्योंकि देखिए पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो आर्ग्यूमेंट का एक वैल्यू ये हो जाएगा फाई, जो कि कितना होगा? 2 पाई प्लस tan इनवर्स बी बाई ए, सॉरी tan इनवर्स बी बाई ए। 2 पाई नहीं, पाई ना होगा, यहां से यहां तक तो पाई और पाई प्लस थीटा, तो कितना हो गया? फाई का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स है। अब इन जनरल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें आप कितनी भी बार 2 पाई घूमते जाइए क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, सारा का सारा जो वैल्यू आता जाएगा वो सारा आर्गुमेंट का वैल्यू होगा। देखिए ये आ गया एक आर्गुमेंट का वैल्यू। अब इसमें आप 2 पाई ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 पाई ऐड करने के लिए क्या, एक बार इधर घूमना होगा एंटी क्लॉक में, और माइनस करने के लिए एक बार इधर घूमना होगा। चाहे आप जो भी करें, जिधर भी घूमे, 2 पाई ऐड करे या 2 पाई माइनस करे, जो भी वैल्यू आता जाएगा वो सब आर्गुमेंट का आंसर होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन a, जहां ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, जहां वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। चलिए अब हम चौथे क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं चौथे क्वाड्रेंट के लिए। तो बच्चों अब देखेंगे हम चौथे क्वाड्रेंट के लिए। पहले के लिए सीख चुके हैं, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए भी सीख चुके हैं, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए भी सीख चुके हैं। अब हम चौथे क्वाड्रेंट में देखेंगे किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अब देखिए जब चौथे क्वाड्रेंट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, चौथे क्वाड्रेंट में जब कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 हो जाए। देखिए तो चौथे क्वाड्रेंट में पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा a कॉमा b। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा a पॉजिटिव है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, और b निगेटिव तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका मॉड b। अब देखिए ये स्टूडेंट्स बताइए कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा मॉड b अपॉन a, मॉड b अपॉन a। स्टूडेंट्स कितना हो गया? मॉड b अपॉन a। तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स मॉड b अपॉन a, मॉड b अपॉन a। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहां से देखिए कि यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल 2 पाई में से थीटा निकाल दीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये जो फाई है ये कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड b अपॉन a हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको जनरलाइज करके हम आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। समझ में आ रहा है? यहां तक
समझ में आया आप लोगों को? चलिए स्टूडेंट, अब हम इसी आर्गुमेंट में एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्गुमेंट में ही एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से ओपी लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये पी है, ओपी लाइन सेगमेंट का पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में किसी भी डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो आर्ग्यूमेंट होगा। चाहे आप उसको फिर से 2 पाई घुमाइए, 2 पाई घुमाइए, घुमाते जाइए, सारा का जो सारा वैल्यू आएगा, सारा का सारा वैल्यू आर्ग्यूमेंट ही होगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए देखते हैं इससे आगे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमारा जो नया टर्म है, हम जो नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा? देखिए, आर्ग्यूमेंट के आने से ना बड़ा दिक्कत आ गया कि कोई बोलता था आर्ग्यूमेंट का वैल्यू थीटा, कोई बोलता था 2 पाई प्लस थीटा, तो सारे के आंसर अलग अलग आने लगे और सारे के सही थे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अब एक साथ, अब जैसे बुक में ही कोई क्वेश्चन दिया, उसका आंसर पीछे दिया रहता है, तो एक ही आंसर न देगा वो, कि अब अलग अलग कितना आंसर देगा? नहीं दे पाएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से हम 2 मिनट, लाइट आने के बाद हम इस लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट का ही, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के आने का ये पर्पस था कि क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट का वैल्यू बहुत सारा आ रहा था, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट का वैल्यू। अब मान लीजिए बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, बोला कि आर्ग्यूमेंट निकालिए। अब आर्ग्यूमेंट के लिए पीछे कोई एक आंसर दे दिया, आर्ग्यूमेंट का कोई एक वैल्यू आंसर में दे दिया, लेकिन आपका कोई और वैल्यू आया, किसी और का कोई और वैल्यू आया जो बुक से मैच नहीं कर रहा हो। इस केस में आपके मन में ये होगा कि अरे बुक में या तो गलत है या फिर मेरा आंसर गलत है, लेकिन ना ही बुक में आंसर गलत है और ना ही आपका आंसर गलत है, क्योंकि आंसर तो दोनों ही सही है। लेकिन फिर दिक्कत, और बुक में इतना जगह था, होता नहीं है आंसर में कि सारा आंसर देना पॉसिबल होता नहीं है, सारा का सारा देते गए 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, मतलब मुश्किल होता गया देते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते गए, आर्ग्यूमेंट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे, उन सबको लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या किया गया कि आर्ग्यूमेंट का एक प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया गया, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में ये कहा गया कि आर्ग्यूमेंट का लिमिटेड वैल्यू ही कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद का जो भी वैल्यू आएगा बेकार। मतलब कि जैसे आर्ग्यूमेंट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू -पाई से लेके पाई तक के बीच में है, वही वैल्यू सिर्फ मान्य होगा। उसके अलावा अगर आर्ग्यूमेंट का कोई और वैल्यू आता है तो उसको नहीं लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में अगर -पाई से पाई इसके बीच के अगर बाहर का कोई वैल्यू आता है, इसके बीच के बाहर का कोई वैल्यू अगर आता है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में अगर आर्ग्यूमेंट का वैल्यू इससे बाहर आता है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको हटा देना है। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट यही कहता है कि आर्ग्यूमेंट का वैल्यू -पाई से पाई के बीच में ही लेना है। मतलब कि अगर आर्ग्यूमेंट का वैल्यू अगर कह दे क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालिए, तो हम आर्ग्यूमेंट का वो वैल्यू आंसर करेंगे जो -पाई से पाई के बीच में होगा। तो हम आर्ग्यूमेंट का वो वैल्यू आंसर करेंगे जो -पाई से पाई के बीच में होगा। स्टूडेंट्स देखिए, -पाई से पाई के बीच में तो एक ही आंसर आएगा, -पाई से लेके पाई के बीच में तो कोई एक ही आंसर आएगा आर्ग्यूमेंट का। तो अब यहां से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ने
आर्ग्यूमेंट का यूनिक वैल्यू देना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू यूनिक नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो यूनिक होता है, वो यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 कॉमा रूट 3 कहीं यहाँ आएगा, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये इसी को हम आंसर करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में हम सिर्फ इस वैल्यू को आंसर करेंगे। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू टेन, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 3, थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 3, तो हम आंसर करेंगे आर्ग्यूमेंट का वैल्यू सिर्फ पाई बाई 3। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछता है तो हम सिर्फ आंसर करेंगे पाई बाई 3। अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछता तो 2n पाई प्लस पाई बाई 3 बोलते, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कहता है तो 2n पाई प्लस पाई बाई 3 हमको, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में हमको 2n पाई प्लस पाई बाई 3 आंसर करना होगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कहता है तो पाई बाई 3 आंसर होगा हमारा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर देखिए आ जाए 1 माइनस रूट 3 आयोटा, 1 माइनस रूट 3 आयोटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा थीटा, ये वैल्यू हो गया थीटा, तो हम आर्ग्यूमेंट का आंसर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस थीटा, ये वाला सिर्फ माइनस थीटा, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, यहां से देखिए, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका पाई बाई 3, थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3, तो हम आंसर करेंगे आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 3, माइनस थीटा आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये क्लॉकवाइज में है इसलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं, ये नहीं कि इसमें 2 पाई ऐड कर दिया 4 पाई ऐड कर दिया वो भी इसमें आंसर कर दे, 2 पाई ऐड करके 4 पाई ऐड करके वो सब आंसर नहीं करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में। हाँ अगर आर्ग्यूमेंट होता सिर्फ तब कर सकते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का आंसर कैसे देंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों कि देखिए मान लीजिए z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, जहां a और b दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, जहां a और b दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट कहीं यहां होगा, ये p पॉइंट हो गया a कॉमा b, ये थीटा, तो यहां आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए आर्गुमेंट को मैं मान लेता हूं अल्फा, आर्गुमेंट को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, और ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a, सिर्फ tan इनवर्स b अपॉन a प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हो गया यहाँ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जहां a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट और कहीं यहां आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आर्गुमेंट का वैल्यू हम कैसे आंसर करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो अब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू ना हमारा आर्गुमेंट होगा, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट अल्फा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, यहां देखिएगा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहां से, यहां देखिए tan थीटा हो जाएगा आपका, a निगेटिव है b पॉजिटिव है, तो हो जाएगा b अपॉन मॉड ऑफ a, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन मॉड a, तो यहां देखिए पाई माइनस थीटा की जगह हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन मॉड a। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो पॉइंट यानी कि a और b दोनों पॉजिटिव हो, तो हम थीटा का वैल्यू यानी कि आर्गुमेंट का वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए डायरेक्टली आंसर करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, तब हम आर्गुमेंट का वैल्यू आंसर करेंगे पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन मॉड a। समझ में आ रहा है,
अब थर्ड और फोर्थ के लिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा, मान लीजिए जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, जहां ए और बी दोनों जीरो होगा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो यहां देखिए ए कॉमा बी। अब देखिए बच्चों, मान लेता हूं मैं कि ये एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मॉड ए, ये डिस्टेंस हो जाएगा मॉड बी। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमारा आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा पाई प्लस थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का हम आंसर क्या कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में हम माइनस पाई से लेके पाई के बीच का ही वैल्यू ले सकते हैं, उसके बाहर का वैल्यू नहीं ले पाएंगे। तो क्या हम ये पाई प्लस थीटा आर्गुमेंट का आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इधर से ये वाला एंगल लेना होगा। देखिए ये माइनस पाई से कम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस केस में तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो हमारा आंसर ये वाला होगा, ये एंगल, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा माइनस पाई। अच्छा, इसी क्लॉकवाइज में अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इस माइनस थीटा को निकाल दें, यानी कि माइनस पाई माइनस ऑफ माइनस थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो थीटा हो जाएगा हमारा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड बी अपॉन ए, मॉड बी अपॉन मॉड ए, टेन इनवर्स मॉड बी अपॉन मॉड ए। यहां स्टूडेंट्स मॉड नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा क्योंकि दोनों ही निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आंसर ही देगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गए। तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब एक और केस बचा है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब क्या करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कब जाएगा, जब हमारा ए ग्रेटर देन जीरो हो और बी लेस देन जीरो हो जाए, तब आएगा कहीं ए कॉमा बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल है हमारा थीटा। तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में हम ये 2 पाई माइनस थीटा आंसर करेंगे, नहीं करेंगे। यहां हमारा आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा ये वाला होगा, आर्गुमेंट का वैल्यू होगा अल्फा, और अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस थीटा। थीटा एंगल है और क्लॉकवाइज में है तो माइनस साइन के साथ माइनस थीटा। और थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ए पॉजिटिव है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए, और बी निगेटिव तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मॉड बी। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड बी अपॉन ए, तो यहां से हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स मॉड बी अपॉन ए। स्टूडेंट्स देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स मॉड बी अपॉन ए, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स मॉड बी अपॉन ए। स्टूडेंट्स, मैंने आर्गुमेंट के बारे में बड़ा ही ब्रीफली एकदम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आर्गुमेंट से रिलेटेड आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा समझ। तो स्टूडेंट्स, अब इस पे मैं आप लोगों को 2-3 रिमार्क लिखवा देता हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो आप लोग होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग बना के और उसका आंसर ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में डालूंगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों, पहला रिमार्क है हमारा, रिमार्क नंबर 1 कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस
otherwise stated आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के आर्ग्यूमेंट को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड implies principal value of argument, principal value of argument, principal value of argument। या स्टूडेंट्स कहने का मतलब है पहले रिमार्क के कि जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट नहीं, सिर्फ आर्गुमेंट बताइए, अगर कहा नहीं जाए तब तक यह समझना है कि आर्गुमेंट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। जब तक कुछ ना मतलब सिंपली समझिएगा, सिंपली लैंग्वेज में कि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए, अगर सीधा दे दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, सीधा अगर आर्गुमेंट पूछता है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आंसर करना है। जब तक स्पेशली कुछ कहा ना जाए तब तक हम प्रिंसिपल वैल्यू ही आंसर करेंगे। दूसरा है आर्गुमेंट ऑफ the number 0, the complex number 0 is not defined, देखिए बच्चों कह रहा है कि देखिए जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 + 0 × आयोटा 0 को हम लिख सकते हैं, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स तीसरा हमारा रिमार्क है कि इफ Z1 is equals to Z2, if Z1 is equals to Z2, this implies mod of Z1 is equals to mod of Z2 and argument of Z1 is equals to argument of Z2। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल है तो हर हाल में उनका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब दोनों का मॉडुलस भी इक्वल होगा और दोनों का आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा। देखिए आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो इन तीनों रिमार्क के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप लोग करके लाएंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट of the complex number पहला आपका 2 + 2 आयोटा, Z1 is equals to 2 + 2 आयोटा। सेकेंड -3 + 3 आयोटा। तीसरा है आपका -4 - 4 आयोटा, -4 आयोटा। और चौथा है आपका स्टूडेंट्स 5 - 5 आयोटा, where iota is equals to √(-1), where iota is equals to √(-1).
देखिए यहाँ अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं भी बोलता, सिर्फ आर्ग्यूमेंट भी बोलता, तब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ही निकालना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन है फाइंड द आर्ग्यूमेंट and find the argument and the principal value of the argument and the principal value of the argument of the argument of the argument of the complex number of the complex number of the complex number of the complex number z is equals to 2 plus iota upon iota plus 4 iota plus iota plus 1 का whole square, where iota is equals to root under minus 1, iota where iota is equals to root under minus 1। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा, इसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। बड़ा ही दोनों बेसिक सा क्वेश्चन है, दोनों आपसे बनना चाहिए। अब एक और मैं नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और नया टर्म है, नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसमें ये जानना है। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, अगर z से कॉम्प्लेक्स नंबर को तो z बार से उसके कॉन्जुगेट। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका वैल्यू x प्लस आयोटा y, तो उसके कॉन्जुगेट का वैल्यू हो जाएगा x माइनस आयोटा y। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा इंटू माइनस y। अब देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है, कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए x प्लस आयोटा y है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि x कॉमा वाई जेड x कॉमा वाई कहीं यहां होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y कहीं यहां आएगा। x और y को मैंने थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव माना है, x और y को पॉजिटिव माना है, तो ये यहां आएगा। अच्छा x और माइनस y, तो x इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कॉमा माइनस y कहीं यहां आएगा। देखिए तो x कॉमा माइनस y, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहां आएगा, उसके कॉन्जुगेट को जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहां आएगा। देखिए स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट का इमेज है ये रियल एक्सिस में। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज है इस एक्सिस में, ये जो रियल एक्सिस है ना, उस रियल एक्सिस में इस पॉइंट का इमेज लिखा हुआ है, रियल एक्सिस में इस पॉइंट का इमेज लिखा हुआ है। तो देखिए कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कॉन्जुगेट का क्या होता है, कॉन्जुगेट का इट इज द इमेज ऑफ complex number in real axis, it is the
इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पॉइंट का इमेज रियल एक्सिस में लेंगे तो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई, इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई। ये जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज है रियल एक्सिस में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस में। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट का रियल एक्सिस में जो इमेज आता है वो इमेज क्या होता है, वो इमेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया कि ये क्या होता है, इमेज होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होता है रियल एक्सिस में। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जेड का जो मॉडुलस होता है, जेड का जो मॉडुलस होता है और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है दोनों इक्वल होता है। जेड का जो मॉडुलस होता है और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है दोनों का दोनों इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्जुगेट मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, इसका प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा एक लेक्चर के बाद मैं पढ़ाऊंगा, इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा, मॉडुलस का प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दो लेक्चर के बाद मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने बताया। समझ, उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि डीपीपी 1 और 2 बना लीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि डीपीपी 1 और 2 दोनों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जो डाउट है ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, या तो पॉसिबल हो सके तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, या फिर अगर ग्रुप में मैंने बनाकर भेजा आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।